हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। तो मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। काफ़ी दिन बाद कंपनी लॉ का वीडियो जा रहा है क्योंकि कंपनी लॉ का लगभग कंप्लीट हो गया। तो आज मन किया तो छोटा सा एक वीडियो बना दे रहे हैं। तो उसमें आज का टॉपिक है दमन व कुप्रबंध, माने कंपनी का दमन व कुप्रबंध। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि और भी जितने भी सब्जेक्ट्स के वीडियो बनेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो इसी तरह कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते रहिए और चैनल पर बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी का कुप्रबंध। लिखा है दमन व कुप्रबंध। दमन और कुप्रबंध दोनों एक ही चीज़ है, इसके नाम से ही है स्पष्ट। दमन मतलब विपरीत ढंग से कार्य करना, कुप्रबंध मतलब सही ढंग से प्रबंध न करना। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि कंपनी में दमन और कुप्रबंध क्या होता है, कब माना जाता है कि दमन और कुप्रबंध हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी में कोई भी कार्य जनहित के विरुद्ध हो, माने जनता के विरुद्ध हो, लोगों या समाज के विरुद्ध कार्य हो रहा हो, या कंपनी के हितों की रक्षा नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? दमन व कुप्रबंध कहा जाएगा। लिख दे रहे हैं कि जब कंपनी में कार्य जनहित के विरुद्ध हो या कंपनी के हितों में न हो, तो इसे भी कहा जाता है कुप्रबंध। मतलब कोई भी ऐसा कार्य यदि कंपनी करती है जो सामान्य जनजीवन के हित में नहीं होता है, या ऐसा कोई कार्य जो कंपनी के हित में भी नहीं होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? कुप्रबंध कहा जाता है। और क्या है? इसे भी कुप्रबंध कहा जाता है कि यदि कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, अंशधारी होते हैं, उन अंशधारियों का यदि कंपनी में दमन हो रहा है, तो उसे भी दमन या कुप्रबंध कहा जाता है। जब अंशधारियों का दमन हो मतलब उनकी कोई ज़्यादा वैल्यू न रहे, ऐसा हो यदि हो, उन्हें ऐसा लगे कि लग रहा है कि कंपनी में हमारा कोई महत्व ही नहीं है, तो उसे भी दमन व कुप्रबंध कहा जाता है। यह ऐसे भी होता है कि यदि कंपनी का प्रबंध व नियंत्रण में कोई इस ढंग से चेंजिंग किया जाए जिसमें ऋण पत्र धारियों के हित में न हो, तो उसे भी दमन व कुप्रबंध कहा जाता है। मतलब कि कंपनी में ऐसा परिवर्तन जो ऋण पत्र धारियों के हित में न हो, यदि किसी भी चीजों में ये तीन बातें पाई जाती हैं, तो इसी को ही दमन व कुप्रबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आप जान गए। प्रश्न ये होता है कि इस तरह का दमन यदि कंपनी में होता है, ध्यान से समझिएगा, यदि कंपनी में इस तरह की बातें उत्पन्न होती है तो इसे दमन या कुप्रबंध कहा जाता है। प्रश्न होता है कि जब इस तरह का कार्य कंपनी में होता है तो हम अपनी बात को किसके सामने ले जाएंगे? हम कहीं ना कहीं इसका शिकायत करेंगे। हमको देखते होंगे कि कहीं भी समस्या होती है तो जिस प्रकार के कार्य या संबंधों से समस्याएं होती है, उससे संबंधित व्यक्तियों को ही हम शिकायत करते हैं। लेकिन उसी तरह जब कंपनी में कुप्रबंध होता है तो हम अपनी शिकायत कहाँ पर लेकर जाएंगे? प्रश्न ये उठता है कि इसकी शिकायत हम कहाँ करेंगे? तो उसके एक ही संस्था बना हुआ है, राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण। कहाँ शिकायत करते हैं इसका? राष्ट्रीय
कंपनी लॉ अधिकरण, ठीक ना, मतलब कंपनी लॉ बोर्ड जैसे ट्रिब्यूनल में हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। मतलब नेशनल कंपनी लॉ अथॉरिटी एक होता है, एक कानून होता है जो कंपनी से संबंधित समस्याएं सुनने का कार्य करता है। तो यहाँ पर हम इस तरह की समस्याएं यदि कंपनी में उत्पन्न होती है तो यहाँ हम शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ पे शिकायत कैसे किया जा सकता है, शिकायत कैसे किया जा सकता है। खास तौर से इसमें जितना भी दिया है गया कंपनी का असली ओनर अंशधारी होते हैं, तो अंशधारी ही मुख्य होते हैं जो कंपनी में शिकायत करते हैं। ऐसा नहीं कि अंशधारी कर सकते हैं, ऋण पत्रधारी भी कर सकते हैं। तो प्रश्न में यह है कि यहाँ इस तरह की शिकायत हम किस प्रकार से, किस ढंग से कर सकते हैं, कितने लोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी एक कंपनी में यदि अंशधारियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उस कंपनी के कम से कम 100 सदस्य, उस कंपनी के कम से कम 100 सदस्य या कुल सदस्यों का 10% सदस्य इस अधिकरण में, इस अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। कितने लोग? अंशधारियों द्वारा कम से कम 100 सदस्य या कुल सदस्यों का 10% शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी यहाँ अंशधारी हैं उन अंशधारियों में से कम 100 सदस्य मिलकर या कुल जितने भी मेंबर्स हैं उनके 10%, दोनों में कोई भी शिकायत राष्ट्रीय कंपनी अधिकरण में कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इस पर कुछ फीस भी दी जाती है जिसको जमा राशि कहा जाता है। जमा राशि का मतलब होता है कि कितना रुपया जमा होगा तो वह व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 100 रुपया जमा किए, कम से कम 100 रुपया जमा किए, वह व्यक्ति इस अधिकरण में शिकायत कर सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा जो जमा की गई धनराशि है उस धनराशि का 10%, उस धनराशि का 10% शिकायत करने के संबंध में वो जमा कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 100 रुपया देकर, ठीक ना, सदस्यों द्वारा शिकायत की जा सकती है, शिकायत की जा सकती। ठीक इसी तरह है, यदि कुल सदस्यों के आधार पर है तो कुल सदस्यों का जमा का 10% पर भी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि अधिकरण के पास, मतलब इधर लिख दे रहे हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण जो है, अधिकरण के अधिकार, इसको क्या अधिकार दिए गए हैं? अधिकार यह दिया गया है कि हर एक व्यक्ति जो शिकायत करता है किसी कंपनी में दमन व कुप्रबंध का कार्य चल रहा है और उस पर वह शिकायत करता है, तो इस अधिकरण को यह अधिकार है कि ऐसी कंपनी को या तो बंद कर दे, इसको अधिकार है कि कंपनी को या तो बंद कर दे या इनके पास जो भी
समस्या है उसको सुलझा दे या जो उचित समझे आदेश दे दे। ठीक है, मतलब कि जब इस तरह की समस्याएं इस अधिकरण में ली जाती है, इस बोर्ड में जाती है, तो उसके पास ये पूरा पावर रहता है कि या तो कंपनी को बंद कर दे या उनकी जो समस्या है किसी तरह उसको निपटा दे, समझा दे, बस ठीक है अपना अपना बात वापस ले लीजिए, या उसके राय में जो बेहतर लगेगा वैसा आदेश जारी कर सकती है। प्रश्न ये होता है कि यदि कंपनी बंद हो गई तो खत्म, समस्या सुलझ गया तो भी मैटर खत्म। लेकिन यदि प्रश्न है कि वो आदेश देता है तो यहाँ पे वो आदेश कैसे देगा, किस प्रकार का वो आदेश दे सकता है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा हूं अधिकरण। क्या है? अधिकरण के आदेश निम्न प्रकार होते हैं। मतलब अधिकरण किस प्रकार के आदेश दे सकते हैं। इस तरह की जब समस्याएं चलती हैं, जब बंद कंपनी नहीं होता है, समस्या सुलझता नहीं है, तो बोर्ड क्या आदेश देता है? पहला इसमें है कि भविष्य में कंपनी के व्यवहारों को किस प्रकार चलाया जाए। मतलब यह आदेश दे सकती है कि इस कंपनी को भविष्य में किस प्रकार चलाया जाए। मतलब जैसा बोर्ड कहेगा ये वैसे ही कंपनी को चलाना है। पहला क्या आदेश देगी कि भविष्य में कंपनी को किस प्रकार चलाया जाए, यह आदेश दे सकती है। दूसरा क्या आदेश देगी? दूसरा आदेश यह देगी कि किसी अंशधारी के अंशों को कंपनी या अन्य व्यक्ति खरीद लेता है, या तो खरीद ले या उसके खरीदने पर रोक लगा दे। किस चीज का? किसी कंपनी के अंशधारी अंशों को खरीद ले या उसके खरीदने पर रोक लगा दे। इसका मतलब है कि आदेश दे सकता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर हमारी कंपनी का शेयर खरीद सकता है, ये भी आदेश दे सकता है। या ये भी कह सकता है किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर इस कंपनी का शेयर नहीं खरीदेगा, ऐसा भी आदेश दे सकता है। कोई भी आदेश दे सकता है। अगला इसमें है कि कंपनी का संचालक या प्रबंध संचालक या अन्य व्यक्तियों से या किसी भी व्यक्ति से कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ है तो आदेश दे सकती है कि उस समझौते को भंग कर दे। क्या है? कंपनी के संचालक या प्रबंध संचालक के अनुबंध को रद्द कर दे। मतलब कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई भी पर्सन से यदि कोई समझौता हुआ है तो यह बोर्ड उसका आदेश दे सकती है, वो समझौता भंग, तो समझौता भंग हो जाता है। फिर ये भी आदेश दे सकती है ये बोर्ड कि शिकायत के 3 महीने पहले, मैंने इस तरह की शिकायत यदि की गई है दमन व कुप्रबंध का, तो उसके 3 महीने तक किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दे। मतलब कि शिकायत के 3 महीने के अंदर संपत्ति के
हस्तांतरण पर रोक लगा दे, ये भी हो सकता है। और किस तरह का वो आदेश दे सकती है? आदेश के तो बहुत सारे चीज़ें हैं। ये भी आदेश दे सकती है कि यदि किसी कंपनी में कोई संचालक है, संचालक तो बहुत होते हैं, या प्रबंध संचालक है, या अन्य कोई पदाधिकारी है, चाहे तो यह बोर्ड उसको पद से हटा सकती है। क्या है? कंपनी के संचालक या प्रबंध संचालक को पद से हटा सकती है। ठीक है, यह भी आदेश दे सकती है। और क्या आदेश दे सकती है? कि यदि कोई भी कंपनी का सदस्य, संचालक या अन्य व्यक्ति या अधिकारी, ठीक है, अनुचित लाभ लिया है, तो उन अनुचित लाभों को वापस करने का, वापस लेने का आदेश दे सकती है। क्या है? जो भी अनुचित लाभ है उसे वापस लेने का आदेश भी दे सकती है। और क्या कौन सा आदेश दे देगी? ये भी आदेश दे सकती है कि किसी माने उस कंपनी में कोई नया संचालक नियुक्त करने, पुराने संचालक को हटाने जैसे भी आदेश दे सकती है। नए संचालकों को नियुक्त करने का आदेश भी दे सकती है। और क्या है कि यदि कोई पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो उस बोर्ड के पास यह अधिकार है कि उस परिवर्तन को रोक दे, उसे परिवर्तन न माने। क्या है? पार्षद सीमा नियम व अंतर नियम के परिवर्तन को रोक देने का आदेश दे दे। अब प्रश्न है कि इतने सारे आदेश दे सकती है, और भी उसकी राय में अच्छा जो लगे वो भी आदेश दे सकती है। प्रश्न अब ये है कि यदि इस प्रकार का आदेश कोई कंपनी नहीं मानती तो उस पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि कंपनी नहीं मानती है या आदेशों का कंपनी पालन नहीं करती है तो उसके ऊपर 1 लाख से 25 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना जुर्माना है? कंपनी आदेश नहीं मानेगी तो 1 लाख से 25 लाख तक जुर्माना। लेकिन यदि कंपनी का कोई अधिकारी या व्यक्ति ऐसे आदेशों को नहीं मानता है तो उस पर 25,000 रुपये से 25,000 से 1 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यही है आपका कंपनी का कुप्रबंध। तो इस तरह हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए